नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैं बीसी क्लास। तो आज है आपका एसएसटी अर्थशास्त्र के अंदर है पार्ट 3 निर्धनता एक चुनौती। दिनांक 22/9/2020। विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर अर्थशास्त्र और कार्यपत्र मतलब वर्कशीट 34 निर्धनता एक चुनौती। इससे पहले हमने बहुत चुना लगा दिया है। किस बात में? चुनावी राजनीति में। चुनावी राजनीति पढ़ी थी वर्कशीट 31 32 भी चुनावी राजनीति और 33 भी चुनावी राजनीति। अब हम वर्कशीट अब 34 से स्टार्ट हो गई आपकी निर्धनता एक चुनौती। निर्धनता एक चुनौती से भाग 1 है। अब देख लो ये भाग 1 भाग 2 लिखना शुरू कर दिया इन्होंने। इनको लग रहा है कि एक सर मस्त पढ़ा रहे हैं, भाग 1 भाग 2 लिखना चाहिए। कोई बात नहीं, बात की बात है, लिखें तो अच्छी ही बात है। 2020-21 ठीक है। सामाजिक विज्ञान आपका जो सहायक सामग्री उसमें चलते हैं, एक बार देखते हैं किस प्रकार चल रहे हैं। तो आप ये इसका जो विषय है विषय सूची तो ये आ गया। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हम अभी इस वाले में थे समकालीन भारत में। ठीक है। सॉरी ये वाले में थे लोकतांत्रिक राजनीति। अब हमें चुनावी राजनीति, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, ये पढ़ चुके हैं। संविधान निर्माण ये भी आपका वर्कशीट में आ चुका है। चुनावी राजनीति ये 3 हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है ना। आप जो वर्कशीट शुरू होने जा रही है वो अर्थशास्त्र में शुरू होगी। पालमपुर की कहानी आपको याद होगा, हमने पढ़ लिया होगा संसाधन ग्रुप में। ये आपका मेरे ख्याल सिलेबस में नहीं है। अब सीधे हम किस पे आ गए हैं? तीसरे नंबर पे, निर्धनता एक चुनौती। ठीक है। तो निर्धनता एक चुनौती एक बार देख लेते हैं इसकी शकल पाठ की। ठीक है। हमारे जैसा ही है कि किसी और जैसा ही है? ठीक है। निर्धनता एक चुनौती। ठीक है। तो इस चैप्टर को, इस लेक्चर को ध्यान सुनिएगा, क्योंकि मैं एक लास्ट में एक ऐसी चीज बताऊंगा जो इस वर्कशीट में नहीं है। इन वर्कशीट वालों को लग रहा है कि हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन नहीं, हम तो सपोर्ट मटेरियल भी साथ में लेके बैठे हैं। देखते हैं लास्ट में मैं बताऊंगा एक ऐसी चीज जो इस सपोर्ट मटेरियल में दी गई है जबकि इस वर्कशीट में नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्धनता मतलब होता है गरीबी और चुनौती का मतलब होता है चैलेंजेस। ठीक है। इंग्लिश हिंदी। ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम अब। और 9th क्लास के बच्चों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ। देखो मैंने 9th क्लास ही चूज क्यों किया, क्योंकि आपको पता है 10th क्लास की वर्कशीट, 9th क्लास की वर्कशीट बहुत सारे जो टीचर हैं वो आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहे हैं। 10th क्लास के मोस्टली आपको सब कुछ मिल ही जाएगा, लेकिन लोग हमेशा बोर्ड के पेपर के बारे में सोचते हैं। 10th क्लास और 12th क्लास के लिए। फिर मैंने ये सोचा कि 9th क्लास फिर क्या होगा, फिर 9th क्लास के लिए स्पेशली कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें 10th में जाकर समस्या ना आ जाए। तो आप जानते हो ना, माई सीबीएसई क्लास में मैंने 9th और 10th के लिए बना रखा था, लेकिन मोस्टली इस पेंडेमिक की वजह से मैंने आपका बस फोकस 9th क्लास पे रखा अपनी इस वर्कशीट पे। ठीक है। ताकि 10th में तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, लेकिन 9th के लिए मिलना बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने अपने इस चैनल पे मोस्टली 9th क्लास फोकस किया है। आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको जो नेक्स्ट जब आपका सिलेबस स्टार्ट होगा, ठीक है, वहां पे आपको 10th क्लास एकदम शुरू से फ्रेश मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्धनता एक चुनौती। हमने अपने आसपास बहुत से ऐसे लोग दिखाई देते हैं जो बहुत गरीब हैं। गाँवों में भूमिहीन, कृषि मजदूर, दैनिक मजदूरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, कूड़ा बीनने वाले, भिखारी, बेसहारा, अनाथ, फुटपाथ या शहरी की झुग्गियों में रहने वाले ऐसे लोग जो अपनी रोजाना की जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ हैं। बताओ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी डेली जो नीडेड होती है, जो डेली बेसिक चीज होती है, वो उसको भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। बताइए निर्धनता का अर्थ क्या पढ़ेंगे हम? निर्धनता का अर्थ भूखमरी और आश्रय का न होना है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जब माता पिता अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेज पाते या कोई बीमार आदमी इलाज नहीं करवा पाता। ये आपका निर्धनता की निशानी है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, उन्हें काम पे लगा दिया जाता है। किस वजह से? बस निर्धनता की वजह से, ताकि उनका न्यूनतम आय मिलती रहे और उनका जीवन यापन हो रहा है कम से कम, ताकि वो जिंदा रह सके। बहुत ही दयनीय स्थिति होती है निर्धनता। निर्धनता का अर्थ स्वच्छ पेयजल और सफाई की सुविधाओं का अभाव, नियमित रोजगार की कमी, न्यूनतम शालीनता स्तर का अभाव, सहायता की भावना के साथ जीना भी हो सकता है। असहायता की भावना के साथ जीना भी होता है। निर्धनता यही है, कहीं रोजगार नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई सहायता करना भी नहीं चाहता। देख लो, कोई गरीब की सहायता भी नहीं करना चाहता। क्यों? उसे पता है इसकी सहायता करने के बाद क्या फायदा है। लेकिन बच्चों, अगर मैं इस वर्कशीट थोड़ा सा हट कर अलग बताऊं तो याद रखना, शतरंज आप देखते हो ना, शतरंज में प्यादे की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन प्यादे ही उस लड़ाई के आगे होते हैं। मतलब आप
आपके लड़ाई के आपके जीवन में छोटे छोटे लोग बहुत ही अच्छा कार्य निभाते हैं। तो हमें गरीब लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। वो कब काम आएगा नहीं पता, लेकिन अमीर हमेशा पैसे के लिए भागता है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अपने रियल लाइफ में हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये बात रही अलग की, बात है अपने वर्कशीट पे। निर्धन लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं जिसमें उनके साथ सभी स्थानों पर दुर्व्यवहार होता है। कोई भी निर्धनता में जीना नहीं चाहता, बिल्कुल दुर्व्यवहार। भाई यहाँ से अरे कितना लोगों को मैंने देख रखा है, ऐसे ऐसे उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं जैसे इंसानियत ही नहीं है लोगों के अंदर। अगर लोगों को अब इस लोगों को भगवान में विश्वास है, देखो मैं तो प्रॉपर करता हूँ, अगर विश्वास है तो आपको हर एक व्यक्ति के साथ शालीनता से व्यवहार करना चाहिए। आप किसी का डांट डपट से बाकर गंदा व्यवहार बिहेव कर रहे हैं और घर में आके आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, ठीक है, नमाज पढ़ रहे हैं, आप मतलब बंदगी कर रहे हैं, किसी प्रकार की कर रहे हैं, तो आप कैसे कर सकते हो? आपका भगवान या अल्लाह किस प्रकार से खुश हो सकता है? ठीक है, तो हमें हमेशा व्यक्ति के हर एक व्यक्ति को एक अच्छी दृष्टि से देखना चाहिए। चलो हम अपने दोबारा वर्कशीट पे आते हैं। आय और भोक्ता के स्तर पर के साथ अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी, ठीक है, मतलब इतनी कमी हो जाती है कि इनका शरीर भी कमजोर हो जाता है, की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं में कमी, रोजगार के अवसर की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंच की कमी, मतलब समझ लो स्वच्छ पेयजल भी नहीं मिल पाता इन लोगों को, ठीक है, स्वच्छता तक पहुंच की कमी जैसे अन्य सामाजिक सूचकों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। इनको बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिलती, वो उसे निर्धनता स्तर में रखा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, सामाजिक अपवर्जन। अपवर्जन क्या होता है? एक अलग से वर्ग, समाज में एक अलग से वर्ग, आप इसे समझ सकते हैं। इस अवधारणा के अनुसार निर्धन को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों से अपवर्जित अलग रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। मतलब उसे अलग से ही समाज मिलता है निर्धन को। सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। इसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं, लाभों और अवसरों से अपवर्जित रहते हैं। अपवर्जित मतलब उन्हें ये सुविधाएं मिली ही नहीं होती, बेसिक सुविधाएं जिनका उपभोग दूसरे करते हैं। भारत में जाति व्यवस्था में कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है, उन्हें वो अवसर दिए ही नहीं जाते। ठीक है, असुरक्षा, ठीक है, सुरक्षा सिक्योरिटी, ठीक है, ये असुरक्षा है। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय जैसे आदिवासी समूहों या व्यक्तियों जैसे कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के आने वाले वर्ष के निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताता है। क्योंकि विधवा के पास कोई इनकम का सोर्स नहीं होता, कोई अगर विकलांग है, ठीक है, उसके पास भी कोई इनकम सोर्स नहीं होता, तो उसने निर्धनता बने रहने की ज्यादा संभावनाएं होती हैं। उसके पास असुरक्षा होती है। असुरक्षा का निर्धारण परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों के रूप में आजीविका खोजने के लिए विभिन्न समुदायों के पास उपलब्ध विकल्पों से होता है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाओं, भूकंप, सुनामी, अगर इनके पास ये आ जाती तो ये और इनके पास मुसीबत आ जाती है। आतंकवाद आदि मामलों में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है, चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप या फिर नौकरियों की उपलब्धता में कमी, दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की बड़ी संभावना का बने रहना ही असुरक्षा कहलाता है। कहने का मतलब अगर कुछ भी भूकंप आ जाता है तो इनको इतनी सुविधाएं मिल भी नहीं पाती जितनी दूसरे व्यक्तियों को मिल जाती है। ठीक, अब निर्धनता रेखा के बारे में पढ़ेंगे। क्या? निर्धनता रेखा के बारे में सबसे ऊपर ले जाते हैं इसे हम। निर्धनता रेखा किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या भोग स्तर पर न्यूनतम स्तर के नीचे गिर जाए, जो मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। मूल आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक वस्तुओं विभिन्न कालों एवं विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न हो सकती है। निर्धनता रेखा का मतलब अलग अलग देशों में अलग अलग हिसाब से होती है। अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा
का प्रयोग करता है, जिसे विश्व एवं उसे स्वीकृति न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय भारत में जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूते, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। निर्धनता रेखा को आकलन करते समय खाद्य आवश्यकता के लिए वर्तमान आधार किसी व्यक्ति के कुल कैलोरी, मतलब भारत में नापा जाता है कि वो व्यक्ति निर्धन है, किस आधार पर? कैलोरी के आधार पर, कुल कैलोरी आवश्यकताओं पर आधारित है। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल, चीनी आदि मिलाकर इन आवश्यकताओं कैलोरी को पूर्ति करती है। आयु, लिंग, काम करने की प्रवृत्ति आदि के आधार पर कैलोरी आवश्यकता बदलती रहती है। तो भारत में स्वीकृति कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी एवं नगरीय क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है। मतलब अगर आप 2400 कैलोरी अगर वो ले रहा है ग्रामीण व्यक्ति और शहरी व्यक्ति 2100 कैलोरी ले रहा है तो उसे निर्धनता रेखा के ऊपर रखा जाएगा। देखो इन वर्कशीट वालों ने कैलोरी वाला कहेंगे, हो सकता है और बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमारे पास सपोर्टिंग मटेरियल है, आपको और क्लियरली बताता हूँ भारत में निर्धनता रेखा और किस हिसाब से नापी जाती है। सामाजिक विज्ञान, ठीक है, आपका वही चीज है ये आपका, इसमें पढ़ते हैं आपका अध्याय नंबर 3 चुनौती में। यह देखिए निर्धनता रेखा आय अथवा उपयोग के न्यूनतम स्तर को निर्धनता रेखा कहा जाता है। सिंपली आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण निम्नलिखित 2 आधारों पर होता है। पहला कैलोरी के आधार पर जो आपने पढ़ लिया, दूसरा है आय के आधार पर। इन्होंने आय वाला दिया ही नहीं है, क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो अच्छे समझ में आता है ना, कोई बात नहीं, अगर ये आय वाला इनको थोड़ा सा और शॉर्ट में दे सकते थे। आय के हिसाब से एक बार पढ़ लेते हैं। अगर ग्रामीण व्यक्ति में 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, मतलब एक व्यक्ति 816 रुपए एक महीने में कमा रहा है, याद रखना एक महीने में बता रहा हूं, एक दिन का नहीं है, 816 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, तथा शहर में रहने वाला व्यक्ति 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, 1000 रुपए महीने। आप लोगों की ट्यूशन फीस इससे ज्यादा होगी एक महीने की। तो 2011-12 के आंकड़े, कोई बात नहीं, 11-12 के आंकड़े हैं, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। ये आंकड़े सुरेश तेंदुलकर कमेटी द्वारा दी गई। इसके बाद गरीब के आकलन के लिए सी रंगराजन ने नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 2014, देखो 11-12 में था, 14 में, मतलब कि 2 साल बाद इन्होंने दे दी, कोई बात नहीं दे दी। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अब पैसे बढ़ गए। पहले 800 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह था, अब 972 रुपए। ठीक है, देखिएगा 972 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, मतलब एक व्यक्ति 972 रुपए प्रति माह के हिसाब से, मतलब एक महीने में 972 रुपए, और शहरी क्षेत्र में 1407 रुपए, 1407 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह, मतलब एक व्यक्ति को एक महीने में 1407 रुपए मिल रहा है, तो वो व्यक्ति निर्धन नहीं है। अब ठीक है, अब मैं आपको ये आकलन, एक व्यक्ति ने कल बच्चे ने कमेंट किया, तो आप मोदी सरकार की आलोचनाएं करते रहते हैं, तो बताइए जो सरकार, ठीक है, जो पार्टी सत्ता में है, सवाल उसी से करेंगे ना। अब कांग्रेस से हम सवाल क्यों करें? वो तो चली गई ना, वो आएगी तो पूछेंगे उससे भी जो गलती की है। अभी तो सरकार में जो होता है हम सवाल उसी से करेंगे ना। देखिए 2014 में लास्ट रिपोर्ट आई थी जून में, और मोदी सरकार जो है 2014 में चुन के आई थी, ठीक है। 2014 से लेके 20 साल, हमारे 6 वर्ष हो गए हैं। क्या इन्होंने अभी तक कुछ इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी? मैं ये सब चीजें मैं उनके वेबसाइट पर क्यों खोजने जाऊं? जब बच्चों के लिए किताब दी गई है 2021, तो इसे अपडेट करना चाहिए ना, कि मोदी सरकार ने प्रति व्यक्ति प्रति माह कितना रखा हुआ है, हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। देखो मैं किसी सरकार की ना समर्थन करता हूँ, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का, बस यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर व्यक्ति को अपने विवेक से पार्टी का समर्थन और पार्टी का विरोध करना चाहिए। सरकार की आलोचनाएं हमें करते रहना चाहिए, जिससे संविधान का मूल रूप बना रहता है, ठीक है। तो घुमा फिरा कहने का मतलब यही मैं चीज दिखाना चाहता था, और ये इस वर्कशीट में नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, हम अपने प्रश्न उत्तर पे आते हैं जल्दी से, और प्रश्न उत्तर आप जल्दी से कर लोगे, क्योंकि जो इसमें है वो मैंने सब इसी में से लिखा हुआ है, ठीक। तो पहला है निर्धनता से क्या क्या लक्षण, निर्धनता के क्या क्या लक्षण है? तो निर्धनता के लक्षण है आपके, पहले का उत्तर है भुखमरी। किसी चीज को और बच्चे को अगर ये पीडीएफ में चाहिए तो मैं पीडीएफ में टेलीग्राम, माई सीबीएसई क्लास के टेलीग्राम को मैं
टेलीग्राम पर इसे मैं अपलोड कर दूंगा, जिसे चाहिए वो बच्चा वहां जा सकता है और यहाँ से उसे वहां से लिख सकता है। बार बार इसे आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जिसके पास नेट कम हो वहां जाके आसानी से लिख सकता है। तो पहले का आंसर भुखमरी, आश्रय की कमी, नियमित रोजगार न होना, कुपोषणता, शिक्षा की कमी। ठीक है। दूसरा, निर्धनता से लोगों का जीवन किस प्रकार प्रभावित होता है? तो ये लिखेंगे, दूसरा है आपका भुखमरी और कुपोषणता किस प्रकार इसी हिसाब से प्रभावित होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होती है, शिक्षा का अभाव होता है अगर व्यक्ति के पास, ठीक है, निर्धन होगा तो दमनकारी जीवन रहता है, सामाजिक से अलगाव होता है, सीधी सी बात है, समाज से अलग रखता है गरीब व्यक्ति को। सामाजिक अपवर्जन और निर्धनता किस प्रकार एक दूसरे का कारण और परिणाम दोनों होते हैं? तो क्या आएगा तीसरा? ये मैंने इसी वर्कशीट में लिखा है, आप भी लिख सकते हैं। और सामाजिक अपवर्जन का अर्थ है सामाजिक अलगाव। निर्धन लोग समाज से कट जाते हैं क्योंकि वह गरीब है। निर्धन क्यों है? क्योंकि वह समाज से अलग हो चुके हैं। इस तरह से वह एक दूसरे का कारण व परिणाम होता है। ठीक है, यहाँ से वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं, PDF में मिल जाएगी आपको। निरंतर रेखा को निर्धारित करते हुए किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? तो चौथा है आपका भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण। यहाँ पे बस एक ही प्रकार, लेकिन आप मैंने आपको दिखाया ना, आपके सपोर्ट मटेरियल 2 प्रकार के हैं। तो 2 प्रकार से किया जाता है, उपभोक्ता स्तर पर और आय के आधार पर। तो भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करते समय निर्वाह के लिए न्यूनतम स्तर की खाद्य आवश्यकता, कपड़े, जूते, ईंधन और शैक्षिक और चिकित्सा आदि का निर्धारण किया जाता है, जो कि मैंने सब यहीं से आपका लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये रहा सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्धनता किस प्रकार एक सामाजिक और आर्थिक चुनौती बनती है? अपने विचार में लिखिए। तो आपका आंसर इस प्रकार से ये लिख सकते हैं आप, निर्धनता के 2 कारण हैं, एक सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता। निर्धनता को दूर करने के लिए जरूरी है समाज में समानता हो, साथ ही साथ समान अवसर हो, जिसमें समाज में समानता को बढ़ावा मिले और सभी देश प्रेम के साथ रहें। सब में देश प्रेम की भावना होगी तो सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं इसे बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।